Dear student, friends and viewer, आज अपने एजुकेशनल लेक्चर में शिक्षा शास्त्र एजुकेशन की विषय वस्तु इंटेलिजेंट टेस्ट, definition of intelligence and history of intelligent test, बुद्धि मापन का इतिहास, बुद्धि के सिद्धांत पर अपना लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो शिक्षा शास्त्र बीटीसी, बीएड, एमएड, रिसर्च, जिनको शिक्षा में, अध्ययन में, अध्यापन में रुचि है, जितने अध्यापक हैं जो सोशल मीडिया पर मेरे लेक्चर को सुनते हैं और देखते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये व्याख्यान उपयोगी सिद्ध होगा। ये टोटली एजुकेशनल लेक्चर है, शैक्षिक व्याख्यान है जो स्टडी और रिसर्च पर आधारित है। अब मैं अपने मेन सब्जेक्ट पर आता हूं, इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। आज के करीब 125 वर्ष पहले 1900 ईस्वी के आसपास यूरोप में इंटेलिजेंस पर खोज और रिसर्च हुई। फ्रांस में, यदि हम इंटेलिजेंस के इतिहास को यदि देखें तो यूरोप में जो मंद बुद्धि के बच्चे थे, जो पढ़ने लिखने में कमजोर थे, जिनका आईक्यू 20-30 तक था, 40 तक था, लोगों की ये धारणा थी, विश्वास थी कि उस पर भूत प्रेत का प्रभाव है। और ये भारत में भी था कि भूत प्रेत के कारण उसकी जो मति है हर लिप गई है, ये धारणा थी। जो उसकी बुद्धि है उस पर भूत प्रेत का प्रभाव है, जिसके कारण वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जी नहीं पाता है और अपने जीवन की समस्याओं को हल कर नहीं पाता। ये धारणा है। इसलिए जो मंद बुद्धि के होते थे उनको जंजीरों से बांधते थे, पेड़ों में बांधते थे, खंभों में बांधते थे और उन्हें मारते थे कि जो भूत का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा तो इसकी बुद्धि जो है खुल जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। ये लोगों की धारणा थी। इस पर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान गया, जिसमें फ्रांस में अल्फ्रेड बीने का इस पर ध्यान दिया और उन्होंने जो मंद बुद्धि के लोगों के लिए टेस्ट का निर्माण किया, इंटेलिजेंट टेस्ट। और उस पर एक नई खोज ये मिली कि इंटेलिजेंस इज नॉट लर्न्ड, इंटेलिजेंस इज ए बॉर्न।
जो इंटेलिजेंस है वो जन्मजात पैदा होती है, जन्मजात ही व्यक्ति इंटेलिजेंस लेके आता है, और कुछ मूढ़ बुद्धि के लोग आते हैं। शिक्षा से थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा से इंफॉर्मेशन और ज्ञान की वृद्धि होती है, इंटेलिजेंस की वृद्धि नहीं होती है। ये मनोवैज्ञानिकों ने पाया, और ये इंटेलिजेंस उनकी खोज शिक्षा में आई, जिससे आधुनिक शिक्षा में लर्निंग और टीचिंग का काम आसान हुआ, कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट के आधार पर बांट लिए कि कौन सामान्य बुद्धि का विद्यार्थी है, कौन कुशाग्र है, और कौन जो है सामान्य से नीचे मूढ़ है, मूर्ख है। इसलिए जैसे उनकी बुद्धि है उसी तरह उनको शिक्षा दी गई, जिसको कि साइकोलॉजिकल एजुकेशन भी कहा गया। तो इंटेलिजेंस मनोविज्ञान से शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में आई। कुछ लोग कहेंगे कि इंटेलिजेंस है क्या, व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है। अनेक परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों ने प्रस्तुत की। कुछ लोगों ने कहा कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की क्षमता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू मेमोराइज, स्मरण करने की क्षमता बुद्धि है। जिसमें बुद्धि अधिक रहती है, स्मरण शक्ति अधिक रहती है, जिसमें कम रहती है उसमें स्मरण की क्षमता कम। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की क्षमता है। दो तरह के चिंतन होते हैं, मूर्त और अमूर्त, कंक्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो हमारे सामने वातावरण दिखाई देता है, ये घर द्वार, गांव, रोड, बाग, बगीचा, पशु, जब इन पर कोई चिंतन होता है तो उसे कहते हैं मूर्त चिंतन। और जब हम लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, सोल, गॉड, उन वस्तुओं के विषय में चिंतन होता है जिसे अमूर्त हैं, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की क्षमता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एडजस्ट विथ इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है। या बुद्धि वो क्षमता है जिसके द्वारा वातावरण के साथ समायोजन होता है। कुछ लोगों ने कहा कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, बुद्धि वो क्षमता है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान होता है। तो 125 वर्षों में परिभाषाएं बढ़ती गई, रूपरेखा बढ़ती गई, और आने वाला समय में भी परिभाषाएं बढ़ती रही। एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट
कर देना चाहता हूं कि सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, कोई विचार, कोई परिभाषा अस्थायी नहीं है। समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। ये सोशल साइंस में, नेचुरल साइंस में नहीं है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में नहीं है। लेकिन जितने सोशल साइंस है, कोई विचारधारा अंतिम नहीं होती है, कोई विचारक अंतिम नहीं होता है, उसके बाद कोई विचारधारा आती है। इसलिए जो परिभाषा आपके सामने है वो आज 2025 में सही होगी, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। कोई सोशल नॉलेज परिपूर्ण नहीं है। आने वाला जो खोज होंगे उसमें चीजें जुड़ती जाएंगी और परिवर्तन होता रहेगा। अब मैं इन सारी परिभाषाओं के आधार पर डेविड बेसलर की एक परिभाषा आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले इसे हम अंग्रेजी में रखेंगे और उसके बाद में इसे हम हिंदी में समझाएंगे। इसमें सारी परिभाषाएं आती हैं। इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पजफुली, टू थिंक रेशनली, टू डील विथ इन्वायरमेंट इफेक्टिवली। वेस्लर कहता है कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल क्षमता है, यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया में, पूरे मानव जात में पाई जाती है, किसी एक देश में नहीं। जितना पृथ्वी पर मानव है वो ग्लोबल कैपेसिटी है टू एक्ट पर्पजफुली। इंटेलिजेंस में जो एक्टिविटीज होती है पर्पजफुल होती है, किसी उद्देश्य के लिए इंटेलिजेंस का यूज। इंटेलिजेंस के द्वारा हम रेशनल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल, मैथमेटिकल, रीजनेबल थिंकिंग होती है। तो एक तो आपने एक्ट की बात आ गई, एक्शन, वह भी पर्पजफुल होगा। थिंकिंग जो होगी रेशनल होगी। और तीसरी बात बेसलर कहता है कि डील विथ इन्वायरमेंट इफेक्टिवली, वातावरण के साथ समायोजन किया जाना, सुचारू रूप से वातावरण के साथ समायोजन। तो बेसलर ने 3 एलिमेंट को लाया, 4, उसकी भी परिभाषा को बांटे तो 4 बात आती है। एक का इंटेलिजेंस ग्लोबल है, यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया में। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि पर्पजफुल एक्शन होता है, जो हमारी एक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती है, वो पर्पजफुल होती है। रेशनल थिंकिंग को शामिल किया और इफेक्टिव एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट, जो वातावरण के साथ समायोजन होगा, इफेक्टिव होगा। बेसलर, गार्डनर ने भी कहा कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। गार्डनर कहता है कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। समस्याओं के समाधान को ही बुद्धि कहा जाता है। अब ये इसके नेचर ऑफ इंटेलिजेंस फरमाते हैं कि इंटेलिजेंस का नेचर का है, स्वभाव का है। इसको जानने के लिए अनेक सिद्धांतों की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिकों ने की। सबसे पहले अल्फ्रेड बी ने कहता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी, इंटेलिजेंस एक ही क्षमता है, सिंगल। यूनिफैक्टर थ्योरी बी ने कहता है कि सिंगल। लेकिन स्पीयरमैन ने बाई फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी को दिया। स्पीयरमैन कहता कि इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर होते हैं, एक जनरल फैक्टर, एक स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको जी से जाना जाता है, एस से जाना जाता है।
जी फैक्टर, एस फैक्टर। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हायरार्किकल थ्योरी या 3 फैक्टर थ्योरी का इंटेलिजेंस में 3 फैक्टर होते हैं। पहला जो कहता है एनालिटिकल एनालिसिस करने की क्षमता, विश्लेषण करने की बुद्धि। दूसरा क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस। का की इंटेलिजेंस 3 प्रकार की होती है। जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहता है कि जो बुद्धि है 3 प्रकार की होती है। विश्लेषण करने वाली बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कोई रचनात्मक काम इंटेलिजेंस के लिए एक ऐसी बुद्धि होती है जिसके द्वारा रचनात्मक काम। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा वातावरण के साथ में समायोजन स्थापित किया जाता है। तो ये मैंने आपको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहता है कि इंटेलिजेंस के 3 फैक्टर होते हैं, 3 प्रकार। एक चौथी थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। जिसमें बहुतत्वी सिद्धांत, इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री गार्डनर ने प्रस्तुत किया और उसने कहा कि इंटेलिजेंस जो है 8 प्रकार की होती है। बाद में एक और प्रकार जोड़ दिया, शुरू में 8 था लेकिन बाद में 9 हो गया। तो गार्डनर कहता है कि इंटेलिजेंस 9 फैक्टरों से बना है या इंटेलिजेंस 9 प्रकार की होती है। मैं इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। गार्डनर कहता है कि भाषा संबंधी बुद्धि, जिसमें भाषा उच्च कोटि की होती है, भाषा का विकास अधिक होता है। यह इंटेलिजेंस ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के द्वारा होता है। शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, होमर, भारत में वेद व्यास, वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अधिक थी। यदि हम गार्डनर के सिद्धांत को देखें तो उन्हें अपने भाषा पे कंट्रोल था। तो जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो आदमी महान लेखक होता है, कवि होता है, महान वक्ता होता है। ये गार्डनर कहता है। एक दूसरी जो बुद्धि होती है वो है आपका है लॉजिकल इंटेलिजेंस। कुछ लोगों में लॉजिक पावर अधिक होती है, रीजनिंग पावर अधिक होती है। मैथमेटिकल पावर कहते हैं, इसे कहते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या लॉजिकल इंटेलिजेंस। जितने भी गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, उनमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अधिक होती है, लॉजिकल इंटेलिजेंस अधिक होती है। भारत में रामानुजन, आर्यभट्ट और एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, इनमें लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अधिक थी। तो ये
गार्डनर कहता है कि जो दूसरा इंटेलिजेंस का प्रकार होता है वो लॉजिकल मैथमेटिकल होता है। एक तीसरे तरह की जो बुद्धि होती है स्पेशल इंटेलिजेंस, इसमें स्पेस से बना स्पेशल, इसमें जो वातावरण भूभाग पर इनका अधिक ज्ञान होता है। जिसमें स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो आदमी भूगोल जागृति उसकी बहुत अच्छी होती है। पूरे दुनिया में जितने देश हैं, जितने भूखंड हैं, उसकी जानकारी वो रखता है। तो इसे कहते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। एक चौथी आती है बॉडली एंड काइनेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें बॉडी काइनेटिक, वो एथलीट होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, हाई जंप कूदते हैं, उनमें बॉडली इंटेलिजेंस अधिक रहती है। अपने शरीर के हर अंगों को अपनी आवश्यकता अनुसार मोड़ लेते हैं। ये गार्डनर कहता है। अब हम आते हैं पांचवा जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है उनकी साउंड जो होती है, म्यूजिक स्वीट होता है, सुंदर होता है। कोयल में म्यूजिकल इंटेलिजेंस अधिक है। जो सिंगर होते हैं, जो भारत में लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस अधिक थी, इसलिए वो महान सिंगर बने। तो गार्डनर ने कहा है कि एक ये भी प्रकार है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें अधिक होती है। जितने भी म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, वो क्षमता प्रकृति के द्वारा दी जाती है, उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस अधिक होती है। छठवां आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको सोशल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। वो जिसमें सोशल इंटेलिजेंस आदि होती है, वो आदमी सामाजिक होता है, सबके दुख में दर्द में मित्रों की श्रेणी उसकी अधिक होती है। समाज में कोई भी घटना दुर्घटना आती है तो सबसे पहले वो शामिल होता है। वो आदमी जिसमें सोशल इंटेलिजेंस रहती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रहती है, उसमें सोशल वैल्यू, सोशल मेरिट अधिक होते हैं। जिसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस गार्डनर लिखता है। अब हम आते हैं सातवां इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड है। जिसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने आदतों को, अपने अनुभवों को एनालिसिस बढ़िया से करता है। आत्मचिंतन की भावना क्षमता उसमें अधिक होती है, जिसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। आत्ममूल्यांकन उसमें अधिक होता है, जो बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ी इंटेलिजेंस। और कभी कभी कुछ लोगों में प्रकृति ये दे देती है कि इस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में व्यक्ति अपने विचारों का, कार्यों का
असफलताओं का मूल्यांकन करता है और डिसीजन लेता है। वह आदमी अपने जीवन से अधिक सीखता है, जिसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब मैं आता हूं आठवां, नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस में व्यक्ति प्रकृति के संबंध में अधिक ज्ञान रखता है। जो भी चीजें देखता है उसमें उसको इंटरेस्ट है, प्रकृति में, पेड़ में, पौधों में, चांद में, सूर्य में। हर चीज की अपने ढंग से व्याख्या करने की क्षमता उसमें होती है। इससे ही वैज्ञानिक जन्म लेते हैं, दार्शनिकों का जन्म इसी से होता है कि उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस अधिक होती है। और जिसमें नेचुरल इंटेलिजेंस अधिक होती है, नॉलेज ऑफ नेचर उसमें बहुत काफी होता है। उन्हें प्राकृतिक घटनाओं में इंटरेस्ट रहता है जानने के लिए, सोलर सिस्टम, सन, चांद, हर चीज को वो जानना चाहता है केवल नेचुरल इंटेलिजेंस के द्वारा। अंत में एक अंतिम भी जोड़ा गया, नौवां, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, कि व्यक्ति में एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो अपने जीवन के विषय में, मौत के विषय में, स्वर्ग के विषय में, नरक के विषय में, अपने अस्तित्व के विषय में सोचता है। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, बिगिनिंग ऑफ लाइफ पर वह विचार करता है। उस इंटेलिजेंस का नाम है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो मैं आपके सामने ये परिभाषा, बेसलर की परिभाषा, फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को आपके सामने रखा। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज की जो शिक्षा है वो मनोवैज्ञानिक है। आज के 125 साल पहले बच्चों को मारते थे, पीटते थे, कि मारने से, एक अंग्रेजी में कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पाइल द चाइल्ड, डंडे को हटा दीजिए बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक शिक्षा में ऐसा नहीं है। किसी मंद बुद्धि के व्यक्ति को मार डालिए, काट डालिए, उसके बुद्धि में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि बाई बर्थ वो आदमी मोरन पैदा हुआ है, मूर्ख पैदा हुआ है, जड़ बुद्धि का पैदा। ये विज्ञान ने, मनोविज्ञान ने कहा कि जो बुद्धि है वो शिक्षा से बढ़ती नहीं है, शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है, स्किल बढ़ती है, नॉलेज और स्किल। शिक्षा के द्वारा इंटेलिजेंस का विकास नहीं हो सकता है, यह बाय बर्थ है। कुछ लोग गरीब घर में भी इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए। अब मैं व्याख्यान के अंत में जो IQ, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशंट, कैसे निकालते हैं, इसमें मानसिक आय में